दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है रैंकल। दोस्तों रैंकल का मतलब होता है चिढ़ाना या फिर परेशान करना या फिर कड़वाहट पैदा करना। तो इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंकल इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जब आपको कोई इरिटेट करता है, चिढ़ाता है, परेशान करता है, गुस्सा दिलाता है तो उससे हम कहते हैं रैंकल करना। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेट या फिर अनॉय, यानी कि किसी को चिढ़ाना या फिर परेशान करना। इरिटेट का मतलब होता है परेशान करना और अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना या फिर दोनों का ही मतलब होता है चिढ़ाना या फिर परेशान करना। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका है सूद या फिर प्लीज़, यानी कि किसी को जो है वो काम करना, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स्ड मैनर में रहना, बिल्कुल जो है वो शांति से बिल्कुल कामली पीसली रहना। तो उसे हम क्या कहते हैं, सूद या फिर प्लीज़ हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी को जो है वो पैसिफाई करना जिसे हम कह सकते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है हर हार्श वर्ड स्टिल रैंकल इन हिज माइंड, यानी कि उसके जो कटु यानी कि उसके जो बहुत ही कठोर शब्द थे वो अभी भी उसके दिमाग को यानी कि अभी भी उसके मन को जो है वो परेशान कर रहे हैं। यानी कि अभी भी जो है वो उसके मन में उस चीज़ के प्रति कड़वाहट पैदा हो चुकी है, यानी कि कड़वाहट मन में है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैंकल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है ब्रुक। दोस्तों ब्रुक का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, यानी कि किसी चीज़ को टॉलरेट करना बेसिकली। यानी कि जब आप किसी चीज़ को सहन करते हो, बर्दाश्त करते हो तो ये वर्ड जो है वो नेगेटिव टोन में यूज़ होता है। यानी कि सहन करना मतलब कि किसी चीज़ को जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना, यानी कि आप उसे करना नहीं चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है। तो उससे हम क्या कहते हैं, ब्रुक करना हम उसे कहते हैं, यानी कि सहन करना, बर्दाश्त करना लेकिन नेगेटिव टोन में। तो उसे कहा जाएगा ब्रुक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है टॉलरेट या फिर इंड्योर। दोस्तों टॉलरेट या फिर इंड्योर दोनों का ही मतलब होता है सहन करना या फिर बर्दाश्त करना। एंटोनिम इसका होता है रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज़, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो मना कर देना, किसी चीज़ को टाल देना, रिजेक्ट कर देना। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज़ करना हम उसे कहते हैं। यानी कि एक तरफ होता है कि सहन करना, बर्दाश्त करना, और दूसरी तरफ होता है कि किसी चीज़ को रिजेक्ट कर देना या फिर मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। तो उसे हम कहेंगे रिजेक्ट या फिर रिफ्यूज़। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही विल नॉट ब्रूक एनी क्रिटिसिज्म, यानी कि वो किसी भी तरह की आलोचना सहन नहीं करेगा, किसी भी तरह की टिप्पणियाँ, किसी भी तरीका का जो है वो भद्दा कमेंट या फिर कोई भी बुरी चीज़ें। क्रिटिसिज्म का क्या मतलब हुआ, क्रिटिसिज्म मतलब होता है आलोचना करना, किसी के बारे में टिप्पणियाँ करना, किसी के बारे में भला बुरा कहना, यानी कि उसकी निंदा करना। तो ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा, यानी कि सहन नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम जो है वो ब्रुक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अंड्यूलेट। दोस्तों अंड्यूलेट का मतलब होता है लहराना, तरंगित होना या फिर ऊपर नीचे हिलना। यानी कि जब कोई चीज़ जो है वो हवा के साथ लहराती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अंड्यूलेट होना हम उसे कहते हैं। यानी कि जब कोई चीज़ें जो है वो मतलब कि लहराती है, तरंगित होती है, ऊपर नीचे हिलती है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अंड्यूलेट। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वेव या फिर फ्लो। वेव या फिर फ्लो दोनों का मतलब होता है लहराना या फिर तरंगित होना। एंटोनिम इसका होता है स्टेबलाइज या फिर स्टिल, यानी कि एक जगह स्थिर होना, यानी कि स्थायी होना जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एक जगह पर रुकी हुई होना, कोई चीज़ जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होती है तो उससे हम कहते हैं स्टेबलाइज या फिर स्टिल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द फ्लैग अंड्यूलेटेड इन द ब्रीज, यानी कि जो तिरंगा है, यानी कि जो यानी कि जो झंडा जिसे हम कह सकते हैं, तिरंगा तो नहीं, यहाँ पर फ्लैग यूज़ हुआ है तो हम जिसे हम जो है वो ध्वज कह सकते हैं, तो वो जो है वो हवा के साथ लहरा रहा था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अंड्यूलेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे।
देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इमैशिएट। दोस्तों इमैशिएट का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, दुबला पतला हो जाना। यानी कि ये जो है वो हमारे फिजिकल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। यानी कि जब कोई व्यक्ति फिजिकली, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इमैशिएट हो जाना, वो हम उसे कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत ज़्यादा दुबला या फिर पतला हो चुका है, तो उसे हम कहेंगे इमैशिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वीक या फिर विदर। दोस्तों वीक या फिर विदर दोनों का ही मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, और विदर का मतलब होता है कि दुबला पतला हो जाना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, वीक हो जाना। एंटोनिम इसका होता है नरिश या फिर फैटन। दोस्तों नरिश का मतलब होता है पोषित होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो मतलब कि फली फूली होना, बिल्कुल अच्छी होना। और फैटन का मतलब होता है मोटा होना, तो उसे हम कहेंगे नरिश या फिर फैटन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लॉन्ग इलनेस इमैशिएटेड हिम। यानी कि लंबी चलती आ रही बीमारी ने उससे क्या किया कि उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोर बना दिया, उसे बहुत ज़्यादा दुबला पतला कर दिया। यानी कि उसकी हालत जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इमैशिएट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है क्रोशेटी। दोस्तों क्रोशेटी का मतलब होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल या फिर मूडी। यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, हर बात पर उसे जो है वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, या फिर गुस्सैल होता है थोड़ा, यानी कि जो किसी बात को टॉलरेट नहीं कर सकता, जो जल्दी से रिएक्ट कर देता है, तो उसे भी हम जो है वो क्रोशेटी कहते हैं। या फिर जो व्यक्ति मूडी होता है, यानी कि जिसका बात बात पर मूड मूड जो है वो बदलता रहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, मूडी, या फिर उसे हम कहते हैं क्रोशेटी। तो दोस्तों इसे क्रोशेटी प्रोनाउंस किया जाता है, इसमें जो है वो टी साइलेंट है। तो इस तरीके से हम जो है वो क्रोशेटी को समझ सकते हैं कि क्रोशेटी का मीनिंग होता है चिड़चिड़ा, गुस्सैल या फिर मूडी। अब अगर बात करें इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इरिटेबल या फिर क्रैंकी। दोस्तों इरिटेबल या फिर क्रैंकी दोनों का ही मतलब होता है चिड़चिड़ा हो जाना, बहुत ज़्यादा मतलब कि, यानी कि परेशान हो जाना किसी चीज़ से। यानी कि जब आप होते हो ना कि बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा आता है किसी से बात करने में, किसी से इंटरैक्ट करने में भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, इरिटेबल या फिर क्रैंकी हम उसे कहते हैं। तो इरिटेबल और क्रैंकी दोनों का ही मतलब होता है चिड़चिड़ा महसूस करना। एंटोनिम इसका होता है चेयरफुल या फिर प्लेजेंट। चेयरफुल या फिर प्लेजेंट दोनों का ही मतलब होता है कि हैप्पी महसूस करना, खुश महसूस करना, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा फील करना, तो उसे हम कहते हैं चेयरफुल या फिर प्लेजेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही गेट्स क्रोशेटी व्हेन ही इज टायर्ड। यानी कि वो जो है वो थक जाने के बाद बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करता है, यानी कि थक जाने के बाद वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, मूडी बन जाता है वो। तो इस तरीके से हम जो है वो क्रोशेटी का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्रोजेनिटर। दोस्तों प्रोजेनिटर का मतलब होता है जनक, यानी कि जन्मदाता, यानी कि प्रारंभ करने वाला। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ की शुरुआत करता है, यानी कि अगर वो कोई व्यक्ति है, अगर कोई नई चीज़ की वो शुरुआत करता है, किसी नई चीज़ को वो जन्म देता है, तो उससे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे प्रोजेनिटर। यानी कि वो चीज़ उसके द्वारा शुरू की गई है, उसके द्वारा इन्वेंट की गई है, उसके द्वारा जो है वो सबको इंट्रोड्यूस की गई है, वो उसका जनक है, वो उसका जन्मदाता है, वो उसे प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, प्रोजेनिटर हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फोर फादर या फिर ओरिजिनेटर। दोस्तों फोर फादर का तो मतलब होता है कि एंसेस्टर, यानी कि पूर्वज हम उसे कह सकते हैं। और ओरिजिनेटर का मतलब हुआ कि जो जनक होता है, जो जन्मदाता होता है। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो समझ सकते हैं प्रोजेनिटर को, यानी कि फोर फादर या फिर ओरिजिनेटर। एंटोनिम इसका होता है फॉलोवर या फिर हियर। दोस्तों फॉलोवर का मतलब होता है जो किसी चीज़ को फॉलो करता है, यानी कि किसी चीज़ का अनुकरण करता है, उसके हिसाब से चलता है। यानी कि वो खुद कुछ नहीं इन्वेंट करता, उसका खुद का कुछ नहीं होता है, बल्कि वो दूसरों की चीज़ें फॉलो करता है, उसके नक्शे कदम पर चलता है, तो उसे तो हम कहेंगे फॉलोवर। और हियर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, तो उसे हम कहते हैं हियर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ कंसिडर्ड द प्रोजेनिटर ऑफ मॉडर्न साइंस। यानी कि उसे जो है वो मॉडर्न साइंस का जनक माना जाता है, यानी कि जन्मदाता माना जाता है। यानी कि उसे ऐसा व्यक्ति माना जाता है जिसने मॉडर्न साइंस की शुरुआत की, यानी कि प्रारंभ किया। तो इस तरीके से हम जो है वो प्रोजेनिटर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं।
देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है बेडिज़न। दोस्तों बेडिज़न का मतलब होता है सजाना, यानी कि किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी व्यक्ति को डेकोरेट करना, किसी व्यक्ति को सजाना या फिर किसी और चीज़ को डेकोरेट करना, लेकिन चमकीले और भड़कीले ढंग से। यानी कि ये जो वर्ड है वो नेगेटिव टोन में यूज़ होता है, यानी कि जब भी कोई चीज़ सजाई जाती है लेकिन वो किसी को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसकी जो सजावट होती है वो बहुत ही ज़्यादा भड़क होती है, बहुत ही ज़्यादा चमकीली होती है, भड़कीली होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेडिज़न हम उसे कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को सजाना लेकिन नेगेटिव वे में सजाना, यानी कि जो बाकियों को पसंद ना आए, जो देखने में अच्छी ना लगे, तो उसे हम कहते हैं बेडिज़न। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डेक आउट या फिर अडॉर्न। दोस्तों डेक आउट या फिर अडॉर्न दोनों का मतलब होता है सजाना। और एंटोनिम इसका होता है सिंप्लीफाई या फिर स्ट्रिप। दोस्तों सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को सामान्य रहने देना, बिल्कुल साधारण, बिल्कुल सिंपल रहने देना। और स्ट्रिप का मतलब होता है सजावट हटाना, यानी कि जब आप जो है वो डेकोरेशन को निकालते हो, हटाते हो उसे, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिप करना, यानी कि वो क्या एक्टिविटी हुई, हमारी स्ट्रिप करने की एक्टिविटी हुई। तो ये वर्ड भी आपको अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि ये भी जो है वो एक नया वोकैबुलरी का वर्ड हमारे पास निकल कर आता है। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी वॉज बेडिजन विथ चीप ज्वेलरी। यानी कि उसे जो है वो बहुत ही सस्ते गहनों के साथ जो है वो सजाया गया। यानी कि उसे जो है वो इतना, मतलब कि इतने भड़कीले और चमकीले गहनों के साथ, जो कि इतने ज़्यादा सस्ते और चीप लग रहे थे, यानी कि इतने ज़्यादा भद्दे लग रहे थे, उस गहनों के साथ उसे जो है वो सजाया गया, जिसकी वजह से उसका लुक जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका था और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेडिजन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है लार्सनी। दोस्तों लार्सनी का मतलब होता है चोरी या फिर डकैती, यानी कि चोरी करना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लार्सनी हम उसे कहते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है थेफ्ट या फिर रॉबरी, यानी कि चोरी करना या फिर डकैती डालना, यानी कि उसे हम कहते हैं थेफ्ट या फिर रॉबरी। एंटोनिम इसका होता है डोनेशन या फिर रिटर्न। दोस्तों डोनेशन का मतलब होता है दान करना और रिटर्न का मतलब होता है वापस कर देना किसी चीज़ को, तो उसे हम कहते हैं डोनेशन या फिर रिटर्न। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग लार्सनी। यानी कि उसे जो है वो चोरी करने के जुर्म में जो है वो अरेस्ट किया गया था, यानी कि गिरफ्तार किया गया था, पकड़ा गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लार्सनी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्यूजिलिस्ट। दोस्तों प्यूजिलिस्ट का मतलब होता है मुक्केबाज, यानी कि पहलवान, या फिर दूसरी तरीके से भी इसका यूज़ हो सकता है, जो कि है झगड़ालू व्यक्ति। यानी कि अगर आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखाना है जो प्रोफेशनल मुक्केबाज है, यानी कि बॉक्सर है या फिर फाइटर है, पहलवान है, तो उसके लिए भी आप प्यूजिलिस्ट यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति दिखाना है जो बहुत ही झगड़ालू किस्म का है, यानी कि जो झगड़े करता करता रहता है, आर्ग्यूमेंट करता है, या फिर जो हाथापाई करता है, यानी कि झगड़ा करता है, जो एक्शंस के साथ झगड़ा करता है, तो उसे भी हम जो है वो प्यूजिलिस्ट कह सकते हैं। तो इन दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में आप जो है वो प्यूजिलिस्ट का यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बॉक्सर या फिर फाइटर। दोस्तों बॉक्सर या फिर फाइटर दोनों का ही मतलब होता है मुक्केबाज या फिर पहलवान। एंटोनिम इसका होता है पैसिफिस्ट या फिर काम। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी, यानी कि जो व्यक्ति, यानी कि मतलब कि हिंसा में बिलीव नहीं करता, जो अहिंसा में बिलीव करता है, जिसका यही मोटो होता है कि कोई किसी भी तरह प्रकार का वायलेंस नहीं होना चाहिए, शांति रहनी चाहिए। और काम का आपको मतलब पता होगा, काम का मतलब होता है शांति, यानी कि पीस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही ट्रेंड फॉर ईयर्स टू बिकम अ स्किल्ड प्यूजिलिस्ट। यानी कि उसे जो है वो सालों तक ट्रेन किया गया, उसे सालों तक ट्रेनिंग दी गई, ताकि वो एक, मतलब कि स्किल्ड, यानी कि एक कुशल पहलवान बन सके, यानी कि एक स्किल्ड मुक्केबाज या फिर पहलवान, जिसे बॉक्सर या फिर फाइटर हम कहते हैं, तो वो बन सके। तो उसके लिए उसे क्या किया गया कि सालों तक ट्रेनिंग दी गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्यूजिलिस्ट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है इनिमिकल। दोस्तों इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी, हानिकारक या फिर शत्रुतापूर्ण, यानी कि जो चीज़ आपके अपोज में होती है, जो चीज़ आपके लिए मतलब कि डेंजरस होती है, हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, जो आपकी शत्रु होती है, यानी कि आपकी दुश्मन होती है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इनिमिकल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है।
सिनोनिम इसका होता है हॉस्टाइल या फिर हार्मफुल, यानी कि जो चीज़ आपके लिए जो है वो बिल्कुल हानिकारक होती है, हार्मफुल होती है, तो उसे हम कहेंगे हॉस्टाइल या फिर हार्मफुल। अब अगर बात करें इसके एंटोनिम की, तो एंटोनिम इसका होता है फ्रेंडली या फिर बेनिफिशियल। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण या फिर मैत्रीपूर्ण, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि जो चीज़ आपके लिए मतलब कि फ्रेंडली है, यानी कि फ्रेंड जैसी है, तो उसे हम फ्रेंडली कहेंगे। और बेनिफिशियल का मतलब होता है जो चीज़ आपके लिए लाभदायक है, फ़ायदेमंद है, तो उसे हम कहते हैं बेनिफिशियल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है स्मोकिंग इज़ इनमिकल टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान करना, यानी कि स्मोकिंग करना जो है वो हमारी हेल्थ के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, यानी कि स्मोकिंग हमारा दुश्मन है। तो इस तरीके से हम जो है वो इनमिकल इस वर्ड को अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे इस तरीके से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है, वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।